अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ आप हमारे साथ बराह रास्त 92 पे सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ, और बहुत अच्छी सुबह बखैर के साथ ये बात तो कहना मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि ओवर द वीकेंड जितना हैपनिंग ये वीकेंड रहा, मेरा ख्याल है हमने जिंदगी में कभी इतना हैपनिंग वीकेंड नहीं गुजारा था। सुबहनामा का आगाज करेंगे जाहिर है इस बात से, लेकिन एक बात बताना बहुत जरूरी है कि हर चीज लम्हों के साथ बदलती हमने देखी इस वीकेंड पर। और अगर सबसे पहले शुरू करें बात करें तो कल रात से बात करते हैं, जहां इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में जो है वह तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके सपोर्टर्स, उन्होंने अपनी इजहार यकजहती किया। जिस तरीके से उनकी कॉल पर तमाम पाकिस्तान और पूरी दुनिया में लोग नजर आए। शाहजेब क्या ख्याल? बिल्कुल, कराची के राशिद रोड हो, लाहौर का लिबर्टी चौक हो, इस्लामाबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, यहाँ पर हमने इन तमाम शहरों में देखा कि इज़हार यकजहती के लिए तमाम कारकुनान पीटीआई के बाहर निकले। इमरान खान साहब के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया और बाकायदा तौर पर हम देख रहे थे कि फैमिलीज निकली हुई थी, लोग बड़ी तादाद में निकले थे और रात गए हम देखते रहे कि ये एहतजाज चलता रहा, और जिसमें हम देख रहे थे कि बच्चे भी मौजूद थे, साथ में नारेबाजी की जा रही थी, प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, और साथ साथ जो पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं वो भी उनके दरमियान पहुंचे, उनसे गुफ्तगू की, उनसे बातचीत की, और जहां जहां मौका मिला वहां पर वो खिताब भी उनसे करने की कोशिश कर रहे थे। आवाम साथ साथ जो है कुछ सेलिब्रिटीज भी थे जिन्होंने खुलकर जो है, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे या शोबीज के ताल्लुक रखने वाले लोग थे, काफी लोगों ने जो है इज़हार यकजहती जो है पीटीआई के साथ किया, और जहां जहां जिन शहरों में थे वहां पर वो रैलियों में शामिल हुए। सूरत हाल से पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जैसे कि शाहजेब और मैं आपको बता रहे हैं साथ साथ कि पूरी दुनिया में ये हुकूमत के खात्मे के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे कि आप देखेंगे यूके में आपको नजर आएगा जहां पर उन्होंने नवाज शरीफ की जो रिहाइश है, नवाज शरीफ साहब की, उनके रिहाइश के सामने जो है वो एहतजाज किया, और अमरीका में यह एहतजाज नजर आया, ऑस्ट्रेलिया में यह एहतजाज नजर आया, दुबई में यह एहतजाज नजर आया, पूरी दुनिया में यह एहतजाज जो है मुख्तलिफ ममालिक में हम देख रहे थे। और साथ में जैसे कि माया जिक्र कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी एहतजाज जारी था, पीटीआई कारकुनान वहां भी इकट्ठे हुए, जबकि दूसरी जानिब नून लीग के कारकुनान भी वहां पर पहुंचे, और उनमें कुछ जाहिर है जब हम देखते हैं कि पीटीआई और नून लीग के कारकुनान आपस में आमने सामने हो जाए तो फिर क्या होता है, लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद थी, उन्होंने पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की और कारकुनान को दूर दूर रखा, वो नारेबाजी करते रहे, और साथ में हम देख रहे थे कुछ तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन वहां पर कोई ऐसी इस किस्म की बदनज़मी नहीं हुई। वो आप मेरे ख्याल से इशारा कर रहे हैं नो रेमिटेंस वाली, आपने के लोगों ने जो इशारा किया और उस पर जो है वो उन्होंने एहतजाज किया, साथ साथ ये नारे भी आ रहे थे। लेकिन इस बात की कॉल का मेरे ख्याल है इमरान खान साहब को खुद को अंदाजा नहीं था, जो कि अब साबिक वजीर आजम हो चुके हैं, कि इस तरह से रिएक्शन आएगा, इस तरह से उनको सपोर्ट आएगी। और मेरा ख्याल है ओवरवेलमिंग तमाम उनके सरबराहान और ऑफ कोर्स चेयरमैन ऑफ पीटीआई उनके लिए भी था कि उन्होंने इस बात का इजहार जो है वो अपने ट्वीट के जरिए भी किया। शाहजेब बिल्कुल, ट्वीट के जरिए भी किया, उन्होंने एहतजाज करने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर किया, कहा मीर जाफरों ने अमेरिका की मदद से हुकूमत तब्दील की, अंदरूनी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इसी सख्ती से मुस्तरद किया है। और ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि बैरून मुल्क बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, पीटीआई कारकुनान निकले हैं और एहतजाज कर रहे हैं, जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया है अपने ट्वीट के जरिए, और लिखा है कि अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। आपने फैसल जावेद साहब का जो है वो ट्वीट आया है कि ये तब्दीली नहीं है, ये इनकलाब है, उन्होंने इस तरह करके लिखा हो। मेरा ख्याल है बड़ा फैसल जावेद साहब की एक बात है कि वो जब भी लिखते हैं या बोलते हैं बड़ा जोश और वलवला जो है वो उनकी उसमें लिखाई में नजर आता है, और वो मेरा ख्याल है वो यूथ को जो है बहुत अट्रैक्ट करता है। ये मतलब ये हमारा नजरिया है, ऑब्वियसली गलत भी हो सकता है, लेकिन साथ में और कौन संभालेगा मुल्क की बागडोर, कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान, आज इसका फैसला होगा, आज इसका जो है रिजल्ट निकलेगा कि क्या हम नए पाकिस्तान में हैं अभी तक या पुराने पाकिस्तान में वापस जा चुके हैं। इस पर भी सोशल मीडिया पे बड़ी गर्मा गर्मी और बड़ी बहस भी रही है हैशटैग। बिल्कुल, कायदे ऐवान का इंतखाब आज होना है, कौन वजीर आजम पाकिस्तान बनेगा। आज इजलास दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो असेंबली सेक्रेटेरिएट में कागजात नामजदगी जमा कराए गए और मुतहदा अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया गया है, जबकि पीटीआई की जानिब से वजीर आजम के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो आज ये दोपहर 2 बजे अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें ये आज फैसला हो जाएगा पॉसिबली कि आपका वजीर आजम अगले कौन होंगे।
होंगे। और हमने देखा इस हवाले से कि वहां पे कुछ बहस भी हुआ, बहस मुबाहिसा भी हुआ, तो होता है ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें यही होता है। बट देन अगेन मैं समझती हूँ एज आम आदमी कि हमें उन सिचुएशन से हमें फेस भी करना चाहिए और फिर हमें आगे मूव ऑन भी करना चाहिए और देना चाहिए हमारे नेक्स्ट टारगेट्स क्या है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद पर अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया है और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि पाकिस्तान में जारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। ओके, तवक्को है तमाम सियासी जमातें जमहूरी इक़्तिदार पर कायम रहेंगी, साथ में पाकिस्तान की सियासी जमातें आइन की पासदारी करें। ये भी एक जो है वो साथ में उनका रद्द-ए-अमल आया। अगर आगे हम बढ़े शाहजेब, तो वफाक के बाद पंजाब में सियासी गहमा गहमी जो है वो एक और जो है मरकज में कहूंगी। और वफाक में कामयाबी के बाद ऑपोजिशन कोशिश कर रही है कि पंजाब में भी जो उनके उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज साहब, उनके लिए भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कामयाब हो जाएं। ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से हमजा शहबाज का नाम दिया गया है वज़ीर आला पंजाब के लिए और उनको मुंतखब कराने के लिए इस वक्त वो सरगर्म है। इस वक्त जो पूरी ऑपोजिशन है पंजाब की, खासतौर पर ऑपोजिशन इत्तेहाद के MPs लाहौर के निजी होटल में मुकीम है और अरकान असेंबली को वज़ीर आला पंजाब के लिए होने वाली वोटिंग तक होटल में ही रुकने की हिदायत दी गई है कि जब तक वोटिंग ना हो जाए आप इसी होटल में स्टे करें, जब वोटिंग हो जाए उसके बाद आपकी मर्जी है। मैं देख रही थी खबरों में भी नजर आ रहा था कि हमजा शहबाज शरीफ वो वहां पर उन्होंने जो हॉल होता है वहां का, उसमें वो गए और सारे जो हैं वो अपने कैंडिडेट से मिले और लोग उनको जो है वो गले मिल रहे थे और वो एक दूसरे को ना पाउंडेड कर रहे थे कि चलो हम जीत गए। ऑब्वियसली जीत मनाना अच्छी बात है कि अली मोहम्मद खान साहब ने कभी कहा कि ग्रेस के साथ लेनी चाहिए अगर कोई जीत रहा है आपके खिलाफ, लेकिन देन अगेन ऑब्वियसली आगे आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए क्या होते हैं, एक आम आदमी के ऊपर क्या असरअंदाज होते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। तो खैर हुकूमत बदलने जा रही है, नए वज़ीर आज़म आने जा रहे हैं, मुल्क में एहतजाज भी चल रहे हैं, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो तहरीक-ए-एतमाद हुई वो भी तारीख में पहली बार हमने देखा कि तारीख में पहली बार तहरीक-ए-एतमाद के जरिए किसी वज़ीर आज़म को डी-सीट किया गया है और उसके बाद अगले वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं। आज उसकी वोटिंग होनी है, आम इजलास 2 बजे होना है। तो तमाम सियासी मामला जो इस वक्त चल रहे हैं उस पर बहुत सारे सवालात भी हमें करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब का, जिन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया है। फयाज साहब आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। फयाज साहब, वफाक में तो ऑपोजिशन ने जो तख्ता है वो बिल्कुल पलट दिया है, पंजाब में भी ऐसा ना हो उसके लिए खासतौर पर आप लोगों ने क्या प्लान बनाया अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे हरदिल अज़ीज़ लीडर और कायद और पाकिस्तान की 85% से ज़ायद आवाम के दिलों की धड़कन इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने कायद आज़म के बाद पहला कौमी लीडर होने का सबूत देते हुए पाकिस्तान के सर्वाइवल की, पाकिस्तान की बका की, पाकिस्तान की खुददारी की, पाकिस्तान की गैरत की जंग लड़ी। और आपने कहा कि अपोजिशन ने प्लेट में रख के तोहफ़ा दे दिया। नहीं जनाब, प्लेट पर रख के नहीं दिया। मैं तो इस पूरी अपोजिशन को, जिन्हें मैंने यूनाइटेड स्टूजेस अलाइंस का जनाब लक़ब दिया है, USA यूनाइटेड स्टूजेस अलाइंस, इनके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गया जबकि हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे, उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। तो जनाबे वाला, ये जो खुशियाँ मनाने वाले हैं, ये जो पूरा आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, जिनकी वजह से पाकिस्तान आज पिछले 35-40 साल की इनकी लूटमार की वजह से यहाँ तक पहुँचा है, उन्होंने जिस अंदाज से जिस को मिलाकर बैरूनी ताकतों को और अंदरूनी फैक्टर्स को ये जो कल खुशियाँ मना रहे थे वो बेगम रहे, शहर की खुशियाँ बता रही हैं कि शहर के तेवर क्या हैं। और शहर के तेवर आप गली मोहल्लों में चले जाएं, किसी रैंडमली मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप पहले 5, 10, 15, 20, 30 किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी कस्बे, किसी शहर में चले जाएं, आप बंदों से पूछें बताओ तुम्हारा इस इशू के ऊपर क्या मौक़िफ़ है, तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से क्या जो है वो लोगों की राय है। तो जनाब प्लेट में तो उन्होंने नहीं दी, तो अब वो जो भुगतेंगे। और पंजाब के अंदर बिल्कुल हमारी स्ट्रेटजी है, हम तो अदालतों को चीख चिल्ला कर मिन्नत तरले करके हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनाबे वाला, जिस तरह रात के 12-12 बजे आप अदालतें खोल रहे हैं, इतवार के दिन में भी अदालतें खोल रहे हैं,
खुदा का वास्ता है, ये जो आइन की धज्जियाँ 63A आर्टिकल की पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर उड़ाई गई, आइन का मजाक उड़ाया गया, आइन को जनाब रेज़ा किया गया, इसके ऊपर भी कोई नोटिस ले लें। और पंजाब के हवाले से तो मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 63A1 उसको बता चुका हूँ कि जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हर वो मेंबर पार्लियामेंट जो है वो डिफेक्ट हो जाता है जो अपनी पार्लिमानी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्लिमानी पार्टी में बैठ जाए। तो ये जो इस वक्त 25 के करीब राउंड अबाउट घोड़े, खच्चर और जनाब जानवर और बकरियां और भेड़े और भगोड़े इन्होंने होटलों में बंद करके रख रहे हैं, तो ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नून लीग की पार्लिमानी लीडर हमजा शहबाज के साथ दाएं बाएं बैठ के। ये आइन की वायलेशन नहीं है तो और क्या है? इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को एग्जैक्टली उसी तरह एक्शन लेना चाहिए जिस तरह इन्होंने 9 तारीख की रात को एक्शन लिया और फिर 3 तारीख की इतवार के दिन एक्शन लिया, तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा फयाज साहब, हमने शहबाज अपने नंबर तो शो कर चुके हैं। अगर अब आपको परवेज इलाही साहब का जो है तर्जुमान भी मुकर्रर किया, तो चौधरी साहब की जानिब से क्या कोई खुसूसी हिदायत की गई हैं आपको? देखें, हमजा शहबाज साहब ने अपने नंबर शो नहीं किए, हमजा शहबाज साहब ने अपने करतूत शो किए हैं। हमजा शहबाज साहब ने अपनी औकात शो की है। उनकी औकात ये है कि वो मियाँ शरीफ का पोता है, उसकी औकात ये है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ का बेटा है, उसकी औकात ये है कि अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस पे जगह दे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब को। उन्होंने ही पाकिस्तान के अंदर वो जर्नलिस्ट को, मेंबर पार्लियामेंट को ख़रीदने की रवायत अपने बच्चों के साथ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ मिल के पाकिस्तान में डाली थी। और अपने ख़ानदान की इस आला और अरफा रजील किस्म की जो औसाफ है उसको मियाँ हमजा शहबाज ने और बेगम सफदर अवान ने जिस जलालत के साथ और जिस ढिठाई के साथ इन्होंने जारी और सारी रखी हैं, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम मीडिया के ज़रिए से देख रही है। हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक बात क्लियर कट है कि जो हमारा बल्ले के जनाब टिकट पे बना हुआ MP है उसका वोट कंसिडर नहीं होना, ये तो कैटेगोरिकली जनाब हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। बाकी हमारे नंबर पूरे हैं और हम हक और सच की जंग लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब PTI के नामजद करदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के नामजद करदा वज़ीर आला के कैंडिडेट है और इंशाल्लाह पंजाब के अंदर फयाज साहब ये बताइएगा, विफाक से तो हमने देखा है कि इस्तीफों की ऑप्शन सामने आई है, तो क्या पंजाब में भी PTI इसी पर गौर कर रही है कि इस्तीफे दिए जाएं? इस हवाले से बताइएगा। और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? वहां तो कुछ तब्दीली नजर नहीं आ रही ना? देखें, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस जो है वो ज़ेर गौर है वफाक के अंदर, और मैं तो लाहौर में इस वक्त बिज़ी हूँ। हमारा 16 तारीख तक जो है ना लाहौर में यहाँ पर जो मैदान जंग सजा हुआ है, हम तो उसको फेस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, पार्टी चेयरमैन, वो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन पर डिस्कस कर रहे हैं। ये भी एक ऑप्शन है कि हम इस्तीफ़े दे दें, हम असम्बलियों से बाहर आ जाएं और ये जो खेल खेला है, नीच और नंगा खेल पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत को एक आवारा किस्म की जमहूरियत के तौर पे पेश किया है, गैर मुल्की ताकतों की एक बांदी और एक ग़ुलाम के तौर पे प्रेजेंट किया है। हम इस कम अज़ कम रजीम के अंदर हम नहीं रहना चाहते और क्लियर कट मैसेज हम देना चाहते हैं कि आवाम में आओ, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इनमें हिम्मत है, इस बेगम सफदर अवान में, इस सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल नवाज शरीफ में, इस जनाब मकसूद चपरासी वाली सरकार को अगर हिम्मत है तो आ जाओ आवाम में, फ्रेश मैंडेट लेके आ जाते हैं। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, फिर पता चल जाएगा ना। उसकी तरफ नहीं जाते, उन्हें पता है लोगों ने सेड़ के छित्तर और लित्तर मारने हैं इनको। ये कोशिश करेंगे कि अगला 1.5 साल पूरा करने के बाद 1 साल जो प्रोविजन है असम्बलियों की एक्सटेंशन की, ये 1 साल और लें ताकि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करें। नहीं जनाब, अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी। अब इमरान खान दिन ब दिन लोगों के दिलों में बसता चला जा रहा है और इमरान खान ने वाक़यतन साबित किया है, वाक़यतन उसने, और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपने कायद इमरान खान को, जिसने आखिरी दिन भी उसके रवैये में और सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल नवाज शरीफ के रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो कहता था मुझे क्यों निकाला, और मेरे कायद ने आखिरी बाल तक जंग लड़के साबित कर दिया पूरी पाकिस्तानी कौम को, PhD करने वाले अफसरान को या PhD करने वाले स्कॉलर्स को नहीं, गली मोहल्ले के अंदर मोची, नाई, तेली, आपका रक्षा वाला, आपका रेड़ी वाला, छाबड़ी वाला, हार्बर, हजाम, हर बच्चे को समझा दिया कि मुझे कैसे निकाला।
हर एक को पता चल गया, हर एक को पता चल गया, सारे चेहरे पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ गए। ये इमरान खान, और फिर फ़र्क क्या है, वो सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल नवाज शरीफ, ये आसिफ जरदारी, ये मौलाना फजल रहमान, ये महमूद खान अचकज़ई, ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदारों के ख़िलाफ़ बोलते थे, लेकिन आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक मेरा कायद इमरान खान शाहीन 3 का कामयाब तजर्बे के ऊपर पाक फ़ौज को, पाक फ़ौज के अदारों को, साइंटिस्ट को, पाक फ़ौज के साइंटिस्ट को खराज तहसीन पेश कर रहा था। इसको कहते हैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर। उन्होंने अपने आप को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर होने का सबूत दिया है, जो पूरी पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर फ़ख्र कर रही है, और मुझे भी फ़ख्र है। इंशाल्लाह इलेक्शन जुलाई से अगस्त सितंबर के दरमियान है, फिर हम इनसे पूछेंगे हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। नहीं, वैसे उसमें तो कोई शक नहीं है वाकई कि उनकी मकबूलियत जो है वो नजर आई, जिस तरह आवाम निकली हुई थी सड़कों पर, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आज की बात करते हैं, जो आज कौमी असम्बली में नए वजीर आजम का जो है वो इंतखाब होना है, कोई ऐसा क्या मतलब, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि वोटिंग की नौबत ही ना आए, कोई ऐसा मतलब बदल सकता है मौसम, तब्दीली? पाकिस्तान की जमहूरियत का हुस्न देखें, 155 वोटों वाला अपोजिशन में, 85 वोटों वाला जनाब इक़्तिदार में, और पाकिस्तान की जमहूरियत की बदसूरती देखें कि वो शख्स के जो पिछले 10 महीनों से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और जाली टीटीज़ के केसेस के ओपन एंड शट केसेस के अंदर ज़मानत पे है, 2 महीने से उसके ऊपर फ़र्द जुर्म की तारीख आगे से आगे हो रही है, वो वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने के चक्करों में है। इससे बड़ी पाकिस्तान की जमहूरियत की बदकिस्मती क्या होगी। बहरहाल पाकिस्तान की जमहूरियत साबित हो गया कि बैरूनी ताकतों से लेके पाकिस्तान के अंदर वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों और डॉलर के अशारों पे नाचने वालों की बांदी है। ये इन्होंने साबित किया। इन्होंने कहा ये ग़ुलामों की जमहूरियत है, ये भिखारियों की जमहूरियत है, लेकिन मेरे कायद ने कहा कि गैरत है बड़ी चीज़, जहाने तगोदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो इंशाल्लाह ये ग़ुलामों में और खुददारों में जंग है, जो अल्टीमेटली इंशाल्लाह खुददार और बागैरत लोग जो है इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो सियासी हालात इस वक्त बन रहे हैं, जिस तरीके से जो सियासी हमने बहरान भी देखा, लेकिन खैर अब मामला कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं, अगली हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब साथ में मुझे ये बताइएगा इस पूरे सियासी हालात में अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है या कमी आई है, आपको क्या लगता है? खैर ये तो आप अपने कैमरा मैन को के कैमरा लेके ना कहीं पे निकल जाए, रैंडमली मुंह उठा के ये ना देखे किधर जाना है, चीचू की मलिया जाना है, मुरीद के जाना है, मंडी बाउद्दीन जाना है, पिंडी जाना है, कराची जाना है, लाहौर जाना है, लाहौर के किसी महल्ले में जाना है, काड़े जाना है, साहिवाल जाना है, जिधर मर्जी चले जाओ, किसी कस्बे में जाओ, किसी देहात में जाओ, लोगों के मुंह पे लेके जाओ अपना जनाब अपना माइक, उनसे पूछो हु इज़ इमरान खान, वो कहेंगे इमरान खान पाकिस्तान का निजात दहिंदा है, वो कहेंगे इमरान खान पाकिस्तान का हीरो है, वो कहेंगे इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, वो कहेंगे इमरान खान गैरतमंद है, वो कहेंगे इमरान खान जुर्रतमंद है, वो कहेंगे इमरान खान पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन है। ये आप खुद ही जनाब तजिया करा लें। अगर आपको ना आए ये वाला रिस्पांस तो फिर आप मुझे आके बताइएगा। अगर 100 में से 80 लोगों ने ना कहा तो मैं आपके टीवी चैनल पे आके इस तरह पूरी कौम से माफ़ी मांगूंगा। ठीक है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। और ये तजिया क्या कराना, अब तो इलेक्शन जब आएंगे तो देखा जाएगा कि अगर वाकई मकबूलियत में इजाफा हुआ है तो फिर तो अगले वज़ीर आज़म दोबारा वो बन जाएंगे, नहीं तो फिर अपोजिशन के जो उम्मीदवार होंगे वो आगे निकल जाएंगे। खैर बहुत शुक्रिया आपने शो में हमें ज्वाइन किया, साथ में हमें जो है मुख्तलिफ रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं, सियासी मामलात पर गुफ्तगू करनी है। और इस वक्त हम आपको बताएं कि खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब को खुशामदीद कहेंगे सवेरे पाकिस्तान में। सर, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि आज बड़ा आम इजलास होने जा रहा है और मुंतखब किया जाएगा अगले वजीर आजम को, आज शहबाज शरीफ साहब को भी वजीर आजम मुंतखब करने के लिए जो है वोटिंग की जाएगी। आपको क्या लगता है कितने अरकान की हिमायत हासिल है आप लोगों को, मुत्तहिदा अपोजिशन को? जी अल्लाह ताला करम से 175 अरकान होंगे, चूँकि जिस दिन अदम एतमाद हुआ, अयाज सादिक साहब जो कि अपोजिशन के एक रुकन हैं, उन्होंने उसके ऊपर प्रिजाइड किया था एज स्पीकर,
उन्होंने वोट नहीं डाला था। तो आज उम्मीद ये है कि अगर तो डिप्टी स्पीकर जो अभी तक मौजूद हैं वो इजलास की सदारत करेंगे, फिर 175 अरकान इंशाअल्लाह होंगे। 175, ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, साथ साथ बताइएगा कि नए वजीर आजम आएंगे, नई काबीना होगी, तो कुछ इस हवाले से भी बता सकते हैं कि कौन कौन जो हैं वो नई काबीना का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं, या कोई हमें कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जी, चूंकि एक 10 जमातों का इत्तेहाद है मुत्तहिदा अपोजिशन में, तो कोशिश तो होगी कि जितनी ज़्यादा जमातों को हम इस हुकूमत में शामिल कर सकें, तो वो एक तो ये पहली तरजीह है। दूसरा, आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून में तो अल्लाह ताला के करम से एक बड़ा वसी हम कह सकते हैं ख़जाना मौजूद है ऐसे लोगों का जो पढ़े लिखे भी हैं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी हैं। तो उनमें एक बड़ी सीनियरिटी की बड़ी लंबी लाइन है, तो वो सब लोग भी ऑफ कोर्स उसके लिए कैंडिडेट्स हैं। लेकिन ज़ाहिर हतमी फैसला जो है वो ऑफ कोर्स जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ, वो बाकी तमाम जमातों की मुशावरत से करेंगे। ये इटसेल्फ जो काबीना की तश्कील है वो भी एक पेचीदा मामला होगा, लेकिन असल मकसद यही है कि एक ऐसी काबीना जो कि बहुत बड़ी ना हो, और चूंकि ये बहुत तवील मुद्दत नहीं है जो आने वाली हुकूमत है, इसलिए कोशिश ये है कि एक ऐसी काबीना जिसमें तमाम जमातों का रंग भी नजर आए, लेकिन बहरहाल हमें जो की पोर्टफोलियोज हैं उसके लिए केपेबल लोग चाहिए जो कि मुंतखब नुमाइंदे भी हों, तो जो आके मुल्क को आगे लेकर जाए। तो नाम तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह एक रीजनेबल साइज, बहुत बड़ी काबीना नहीं, इमरान खान साहब के बरक्स काबीना होगी। क्योंकि एक ये बात हम सब के हम जहन से नहीं रखते जब हम अपोजिशन और हुकूमत की बात करते हैं कि PTI के अलावा मुल्क के चारों सूबों की जमातें इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन में हैं। बलोचिस्तान की तमाम जो नेशनलिस्ट जमातें हैं वो इस अपोजिशन का हिस्सा हैं। सिंध से ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है, KP से JUI भी है, ANP भी है, उसके अलावा फिर मजहबी जमातें भी हैं। JUI इटसेल्फ भी एक मजहबी जमात है, लेकिन उसके साथ ही जमीयत अहल हदीस भी उसका हिस्सा है, और ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग नून जो जिसकी पंजाब में बेस है। तो चारों सूबों की जमातें जो हैं वो इंशाल्लाह इकट्ठी होकर इस काबीना में आने जा रही हैं। तो इंशाल्लाह एक बेहतर काबीना शहबाज शरीफ साहब तश्कील देंगे। खुर्रम साहब, आपने MQM का जिक्र नहीं किया, पीपल्स पार्टी, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इन सब में से भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा? जी, बेशक MQM भी हमारा हिस्सा है और बहुत वैल्यूबल हिस्सा है। वो कराची और जो सिंध के शहरी इलाके उनको रिप्रेजेंट करते हैं। MQM की भी भरपूर नुमाइंदगी होगी इस काबीना में इंशाअल्लाह। ठीक है, MQM की भरपूर नुमाइंदगी होगी। अच्छा, साथ में खुर्रम साहब ये भी बताइएगा, PTI का हम बहुत बड़ा एहतजाज देख रहे हैं, चाहे लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद में देखें, कराची में देखें, इवन बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ शहरों में भी हमने ये देखा है। आप क्या समझते हैं आने वाले इलेक्शंस में PTI दोबारा से टफ टाइम देने जा रही है आप लोगों को? जी, पहली बात तो यह है कि अगर मेरे मुल्क के शहरी पुरअमन होकर इकट्ठे होते हैं और 2014 में PTI के धरने के बरक्स पार्लियामान का जंगला नहीं तोड़ते, इस्लामाबाद पुलिस को डंडे नहीं मारते या डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा नहीं करते, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के में रहने वालों का हक है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती कि इतने लोग जो हैं वो 2019 में तब बाहर आते जब इमरान खान ने कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जब हिंदुस्तान ने तसल्लुत कर लिया अगस्त 2019 में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने सफारती तौर पर या PTI ने सियासी तौर पर बिल्कुल भी सिफर मज़ाहमत की है उसकी, जिसका नतीजा अब ये है कि 3 साल बाद हम ये देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली मोदी ने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े करके तो उसको कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, कश्मीर पर, और उसके बाद जो है हमारी तरफ से अभी भी कोई मज़ामत नहीं हुई। इंशाल्लाह ये जो नई हुकूमत आ रही है इसके ऊपर उसका भी सद्देबाब करना है। लेकिन ये जो हुकूमत निकलने के बाद मामलात याद आए हैं, और बहुत सारे जो आपने कल देखा होगा वॉर से
कि उन जो पीटीआई के इज्तिमात थे उसमें जिस किस्म के हमें पोस्टर्स देखने में मिले, तो वो एक नई कहानी का शुरू कर रहे हैं कि जब अपने ऊपर उफ्ताद आई है तो फिर याद आया कि मुल्क में तो जमहूरियत है और पार्लिमानी जमहूरियत है, तो बड़ी अच्छी बात है वो करें। टफ टाइम तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जो फैसला करेंगे अगले इंतखाबात में। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि अगर अब ये जो लोग दावे कर रहे हैं कि जी कल इज्तिमा बहुत हुए और पीटीआई की पॉपुलैरिटी, करोड़ों पाकिस्तानी हर रोज जब करियाने की दुकान पर जाते हैं और 500 रुपए किलो घी नहीं खरीद पाते तो वो पीटीआई की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा नहीं होता, कमी होती। तो आपको लगता है खुर्रम साहब कि ये जो पूरा एहतजाज हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत, इससे इनकी जो है ये क्या आपकी नज़र में फिर क्या एजेंडा था? मतलब सिर्फ उनकी एक स्टंट था, या आपकी नज़र में अगर इनकी जो पब्लिक में इनकी एक फेवरेटिज्म है या उनकी पब्लिक में इजाफा या उनके फैंस में इजाफा नहीं था, तो आपकी नज़र में फिर ये क्या था जो पूरी दुनिया में हुआ पाकिस्तान समेत? जी ये हुआ है और ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि जितने भी इस तरह के जो फाशिस्ट हुक्मरान हैं इमरान खान की तरह, वो मुस्तकिल जो उनकी अपनी सपोर्ट बेस है उसको अपील करते हैं। वो वाइडर जो पब्लिक है वो पाकिस्तान को, मसलन अगर आप इमरान खान साहब की जो एक दिन पहले की तकरीर थी, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान को इकट्ठा करने का, पाकिस्तान को जोड़ने का, कराची से खैबर तक हमारे एक जो मुश्तरका मुस्तकबिल है उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया कि जी ये सारे चोर थे और मैं तो ये करने वाला हूं और मैं ऐसा हूं। ये बात उनकी जो बेस है, उनकी जो वोटर सपोर्ट बेस है, उसको तो अपील करती है, उसको तो कंसोलिडेट करने में, मेंटेन करने में उनकी मदद करती है। लेकिन जो वाइडर पब्लिक एट लार्ज है, जो अपने मामलात का हल चाहती है या पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में जाना देखना चाहती है, उसको इमरान खान मेरी राय में अपील नहीं करते। तो वो अपनी सपोर्ट बेस को तो सॉलिड कर रहे हैं। गालिबन जिसे कहते हैं कि पिछले एक माह में जब से तहरीक अदम एतमाद सबमिट हुई थी कौमी असम्बली में, उसके बाद से इमरान खान साहब ने जो तकारीर की हैं, वो अगर उन्हें इकट्ठा किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरो सपोर्ट बेस को अपील कर रहे हैं। वाइडर बेस को अगर ये कोशिश है कि वो ये कहें कि जी एक ऐसा शख्स जिसने अमेरिका जाकर वापसी में ये कहा हो कि मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, और 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने तसल्लुत अपना कायम कर लिया हो मकबूजा कश्मीर पर, वो किस बुनियाद पर नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। और ये बड़ी हैरान कुन बात यह है कि वो ऐसी जमातें जैसे मुस्लिम लीग नून है, जिन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ एटमी कुव्वत बनाया हो, एटमी कुव्वत डिक्लेयर किया हो, नवाज शरीफ ने 98 में किया था, उनको वो कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। खुर्रम साहब ठीक है, आपकी सारी बातें हम ले रहे हैं, ऑब्वियसली आपका पॉइंट है, लेकिन साथ साथ अगर आप ये भी देखें, इस बात को तस्लीम भी हम कर लेते हैं वैसे कि ऑब्वियसली हम तो अनबायस्ड हैं एंकर्स, लेकिन हमने ये देखा कि झुंड का झुंड अपने ही बिहाफ पे जो है वो लोग आ गए थे। मतलब अगर किसी ने एहतजाज का कॉल था, लेकिन जिस तरीके से लोग अपनी मर्जी से निकल कर आ रहे थे, उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं अवाम में मकबूलियत का? जी देखिए, मकबूलियत का हम जो अगर कोई क्राइटेरिया है, बिल आखिर वो तो इंतखाबात हैं जिसमें अवाम अपनी राय देते हैं। 2011 से 13 तक भी आपको अगर याद हो तो बहुत बड़े बड़े जलसे हुए थे, बहुत इमरान खान साहब ने पूरे, और मैं हमेशा, मुझे तो जलसे देखकर खुशी होती है कि पाकिस्तानी जो हैं वो जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब 2013 के इंतखाबात हुए तो इमरान खान साहब को शायद जलसों की वजह से गलत फहमी हो गई थी कि जनाब मेरी तो बहुत ज्यादा सपोर्ट बेस है, लेकिन उनकी बहुत ही यानी महदूद मिकदार में नशिस्तें उनको हासिल हुई और फिर उन्होंने पूरा धरना किया। जो बात मैं आपके नाजरीन को याद कराना चाह रहा हूं कि 2013 का इलेक्शन हारने के बाद, धरने के बाद एक पूरा तवील अमल हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में एक कमीशन बैठा था जिसने इस सारे प्रोसेस का, जो इलेक्शन प्रोसेस का, यानी बड़े बड़े जलसों के बाद जब मुआयना किया, तो ये हमेशा याद रखने की बात यह है कि 2014 में उस जो आला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जो कमीशन था, उसने ये कहा था कि 2013 के इंतखाबात में कोई यानी सिस्टमैटिकली बद इंतजामी या गड़बड़ नहीं हुई,
वो एक लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। तो ये कहना कि जी हमारे जलसों की बुनियाद पर हो जाएगा, 2018 में तो ये जो इनको वोट पड़ा, वो वोट जो है वो इनका अपना नहीं था, वो एक और ही कहानी है जिसके नतीजे में आज हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जब भी इंशाल्लाह जो इंतखाबात का जो क्राइटेरिया अगर हम इस्तेमाल करें, तो आप ये गौर फरमाइए कि हालिया जो केपी में दूसरा फेज हुआ है लोकल बॉडीज इलेक्शन का, उसके अलावा पीटीआई 2018 के बाद से तमाम जिंदगी इंतखाबात हारी है। ठीक है खौर साहब, यानी कि आप कह रहे हैं कि अवाम का रोडों पे निकलने से इस बात का कहीं से भी गारंटी नहीं है दैट दे विल विन द इलेक्शंस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौकफ आ गया और आपकी पॉपुलैरिटी का पता तो इलेक्शंस में ही लगेगा, लेकिन साथ में कुछ तब्दीलियां सेनेट में भी देख रहे हैं, लेकिन तब्दीलियां बहुत कुछ हो रही हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। सुबह पाकिस्तान में शाहजेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जी। ओवर द वीकेंड बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारी जो पीटीआई के फैंस थे वो कुछ और समझ रहे थे, जो अपोजिशन के फैंस थे जो समझ रहे थे वो हो गया। आखिर वक्त तक जो है वो हालात समझ नहीं आ रहे थे कि क्या होगा, लेकिन हाँ अलबत्ता हम जैसे तमाम एंकर्स जो है, हमारी नजरें जो हैं वो न्यूज के चैनल्स पर अड़ी रही और टिकी रही और जमी रही कि अब क्या होगा और अब क्या होगा। उसके बाद जो है वो वही हुआ जो कि होना था और अल्लाह की तरफ से लिख दिया गया था। लेकिन साथ साथ अब जो आज का इजलास होने वाला है शाहजेब, उसमें क्या होगा, कितनी, देखिए एक आम इंसान की जुबान में समझना बहुत जरूरी है। आपका ताल्लुक न्यूज से रहा है, मैं एक इंफोटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंकर रही हूँ, तो मुझे आम इंसान की जुबान में समझना बहुत जरूरी है कि क्या वोटिंग होने वाली है, कितनी वोटिंग दरकार है, कितनी वोटिंग ना होने पर अगर हमारे सबको एक्सपर्ट होंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते। बिल्कुल, तजकार हैदर भाई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर भाई साहब खुशामदीद कहेंगे सवेरे पाकिस्तान में। हैदर भाई साहब, इस वक्त क्या चल रहा है, हम जरा समझना भी चाह रहे हैं आपसे। पीटीआई अरकान असेंबली के इस्तीफों की क्या अहमियत रह जाती है अगर वो इस्तीफे दे जाते हैं? साथ में स्पीकर कौमी असेंबली के पास इख्तियार होता है इस्तीफे मंजूर करने का? देखें, कोई इफेक्ट नहीं है कायदे ऐवान के इंतखाब में अगर इस्तीफे दे देते हैं। 172 ने वोट इन करना है शहबाज शरीफ साहब को या शाह महमूद साहब को। यहाँ 172 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देंगे तो बाकी किसी के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता कतन। और आने वाले दिनों में ये इस्तीफे अगर आ भी जाते हैं और मंजूर हो भी जाते हैं तो इससे सिर्फ ये होगा कि आसान हो जाएगा हुकूमत वक्त के लिए कि वो कानून साजी कर सके और बाकी किसी भी और हर तरह से कमेटियों में बैठ के और बाकी तरह से फिर एग्जीक्यूटिव भी उनके पास होगी, उनकी एक तरह से मोनोपोली बन जाएगी। और विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी, काफी अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, अपोजिशन का एक रोल होता है, वो रोल भी फिर एब्डिकेट कर जाएगी पीटीआई। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी हमाकत होगी अगर तो वो इस तरफ वाकई जा रहे हैं, तो मैं उनकी सियासी दानिश पे बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर। अच्छा, कुछ हासिल नहीं होगा। ये इससे 100% इलेक्ट हो जाएंगे, कानून साजी आसान हो जाएगी, अपॉइंटमेंट की पोस्ट पे जो है वो बिल्कुल आसान ऑटोमेटिक हो जाएगी हुकूमत वक्त के लिए। यस, ये जरूर है कि पॉलिटिकली ये प्रोसेस से थोड़ा डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का एक माहौल बनाने की कोशिश होगी और एहतजाज के साथ अगर इसको जोड़ा जाए तो ये एक सियासी मूव जरूर है। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि अब 1.5 साल रह गया है इस असेंबली को। अगर अभी 3-4 माह में ये सारे इस्लाहात पीटीआई के MNA MPs के बगैर कर जाते हैं तो उसके बाद वो इलेक्शन भी कॉल कर सकते हैं और पीटीआई उस वक्त तक क्या एहतजाज उस लेवल पे ला सकेगी कि बिल्कुल मफलूज बना दे, माजूर कर दे पार्लियामान को? आई डाउट इट। अच्छा हैदर भाई, अभी मुझे प्लीज बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि लेकिन पढ़ा लिखा न्यूज उस पर था किसी पोर्टल पे कि जी जो डिप्टी स्पीकर ने रिजाइन नहीं किया है और उन्होंने ये भी कहा है, उनका बयान आया है कि मैं चेयर करूंगा मंडी की जो इजलास है। तो यहाँ पर कहाँ तक सदाकत है और उसके बाद अयाज सादिक साहब के वोट का क्या होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर डिप्टी स्पीकर ने ना रिजाइन किया होता तो फिर स्पीकर के ना होने की सूरत में जिन्होंने पब्लिकली रिजाइन किया था तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करते। उसके बाद ये जो एक सेनेट का पैनल बना हुआ है डाउन द लाइन फिर वहां से जाते जिसमें अयाज सादिक साहब का नंबर फिर आता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर का रिपोर्ट यही हुआ था कि वो रिजाइन कर चुके हैं और अभी तक पिछले जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है
उसमें जो है वो अयाज सादिक साहब के रोल पे कोई एहतजाज भी अभी तक नहीं आया था। तो अब ये है कि ये कह रहे हैं कि रिजाइन मैंने नहीं किया है, और ये बात जो है वो फिर अच्छा अब हम जो है वो तो पता चलेगी जब इजलास शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हैदर साहब, यहाँ पर ये बताइएगा कि अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रिजाइन कर भी देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी रहनुमाई इसमें फरमाएगा, अगर 150 से ऊपर वोट हो जाते हैं, 150 से ऊपर रिजाइन आ जाते हैं, तो क्या उसके बाद क्या होता है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन भी होता है कि असेंबली टूट जाती है, या फिर सिर्फ ये होगा कि उन सीटों पर इंतखाब हो जाएगा जैसे माजी में होता है कि बाई इलेक्शन हो जाते हैं और उनकी 172 की सीटें वो ऐसी कायम रहेंगी? नहीं, बाई इलेक्शन ही होंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 1% भी चांस नहीं है कि 155 जो है वो सारे पीटीआई के रिजाइन। अच्छा। क्योंकि आप खुद देख रही हैं कि 19 तो खड़े होके बबांग दौल कह रहे हैं कि हम नहीं रिजाइन करेंगे। तो वो मेरे ख्याल से वो नंबर तो अचीव होगा भी नहीं, और बहुत सारी मेरे ख्याल से वॉइस होगी पीटीआई के अंदर, एंड वॉइस ऑफ रीजन होगी कि रिजाइन नहीं करना चाहिए और ओपन प्लेइंग फील्ड नहीं देनी चाहिए। एक अपॉइंटमेंट की पोस्ट का इशू है, कानून साजी का इशू है, आईनी तरामीम का इशू है, तो और एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करना, और पूरे मतलब बेसिकली आप पूरी फील्ड दे रहे हैं। अब ये चीज देखें जब की जाती है जब आप 95% सर्टन हो कि आपका एहतजाज जो है ना वो असेंबलियों को डिसॉल्व करवा देगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ कर सकें। अगर आप इतने श्योर हैं कि आपका एहतजाज कामयाब होने जा रहा है तो फिर तो अपनी जगह, लेकिन मुझे तो वो ये श्योरिटी 95% वाली नजर नहीं आ रही। तो हैदर भाई, कल आपने देखा, कल इस तरह वो कॉल थी एहतजाज की, और पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में जिस तरह वो आया, उस पर कुछ जरा सा गाइड करेंगे कि क्या रिजल्ट होना है, क्या बढ़ गया? खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि एक कल्ट हैं, और कल्ट के मायने ये होता है कि जो उनके सपोर्टर हैं वो ये भी नहीं देखते कि खान साहब सही हैं या गलत हैं। उनका एक एतमाद, एक भरोसा बिल्कुल बेशक खान साहब में है, और वो एतमाद बरकरार है उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी में, लेकिन उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी मेजॉरिटी शायद नहीं है। बहुत सारा जो लेकिन न्यूट्रल वोट है, और न्यूट्रल मैं उस सेंस में नहीं कह रहा जिस सेंस में आजकल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो वाला नॉन कमिटेड अगर वोट कह लें कि जो उस देखता है कि भाई मैं इस साइकिल में किसको बेहतर समझता हूँ, मैं समझता हूँ वो वोट थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो रहा है। खान साहब का नैरेटिव जो है वो बिल्कुल कैच ऑन किया था, वो थोड़ा सा उन्होंने एंड में उसे खराब जरूर किया है, लेकिन फिर से अगर कहा जाए कि एक रिजेंटमेंट तो बेशक है खान साहब की कोर कंस्टिट्यूएंसी में कि उनको जिस तरह से निकाला गया है वो सही नहीं है, और उसके हवाले से गम और गुस्सा उनमें पाया जरूर जाता है, लेकिन अब आया कि ये गम और गुस्सा जो है वो उसका रिएक्शन है। तो हैदर भाई अभी हमारे साथ पीएमएलएन के रहनुमा मौजूद थे, खुर्रम साहब, उन्होंने ये कहा कि मैंने उसे सवाल किया कि जिस तरीके से अवाम निकल कर आई, तो इसमें क्या लगता है इस मकबूलियत के हवाले से इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा? तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि देखिए ये अवाम निकलना और इलेक्शन के नंबर होने में बड़ा फर्क होता है। जी हैदर भाई। इसमें कोई शक नहीं है कि जलसों की सियासत आप देखते हैं कि वो हमेशा ट्रांसलेट इलेक्टोरल सक्सेस में नहीं करती, लेकिन फिर भी जलसों की और एक अवाम की और एक जो माहौल की का असर है वो कहीं ना कहीं आता है। और ये जो एक समझा जा रहा था कि खान साहब की शायद इलेक्टेबल सब बितर हो जाएगी पार्टी और सब भाग जाएंगे, तो ये जो माहौल है ये हेल्प करेगा खान साहब की पार्टी और पॉलिटिक्स को प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा हैदर साहब, लेकिन आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि खान साहब जो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि उनके खिलाफ और बैनुल-अक़वामी हुई है, तो उसका काउंटर नैरेटिव भी जरूर आएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि अवाम जो है और मीडिया जो है वो किस तरफ लीन करती है, लेकिन डेफिनेटली खान साहब को उनकी एक अट्रैक्शन है, और उनके नैरेटिव को जो है वो हाथों हाथ जो है उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी लेती है, और जाहिर है फिर मीडिया भी दिखाता है क्योंकि एक एनर्जी होती है उनके जलसों में। जी वो नजर आया। अच्छा हैदर भाई साहब, हर एहतजाज का एक एजेंडा होता है, और जो इस तरीके से हम ये एहतजाज देख रहे हैं हर शहर में, हर बड़े शहर में, छोटे शहरों में ये जो एहतजाज हो रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें एक एजेंडा ये है कि हमें क्यों निकाला, जो हमें पोस्टर्स देखकर, लोगों की बातें देखकर, लोगों के नारेबाजी देखकर नजर आ रहा है? बिल्कुल है ही है। मेरे ख्याल से एक गम गुस्सा है कि खान साहब को एक उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी समझती है कि एक साजिश के नतीजे में निकाला गया है। अब वो आया कि बैनुल-अक़वामी हो या अंदरूनी हो, ये जरूर उनमें एक फीलिंग है कि खान साहब के साथ ज्यादती हुई है और उनके वोट और के साथ ज्यादती हुई है, तो ये एक डेफिनेटली एक इशू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिर भी एक माइनॉरिटी है, और ये नहीं है कि कोई ये एक मेजॉरिटी मुल्क का जो है वो इस चीज में अटका हुआ है। खान साहब की परफॉर्मेंस और मिस गवर्नेंस जो है पिछले 3.5 साल की,
वो भी एक इशू है, Right. महंगाई भी एक इशू है। वो जाहिर है अभी पीछे चला गया है क्योंकि जज्बात अभी आगे हैं, लेकिन क्या खान साहब इसको सस्टेन तरीके से आगे ले चलेंगे और पूरा इलेक्शन तक जाके ये क्या बैलेट बॉक्स में इसका असर उसी तरह असर आएगा आएगा या जिस तरह नहीं कि अभी ये महसूस हो रहा है। Right. ये एक दो मुख्तलिफ बातें और ये इस पे ये कबल अज वक्त है इस पे कहना, लेकिन ये हमेशा एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं होता। खान साहब की कोर कंस्टिट्यूएंसी जो इस वक्त गम गुस्सा का शिकार है, वो तो वैसे भी उनको वोट डालने वाली थी। क्या ये माहौल लेकिन उन न्यूट्रल्स को और नॉन कमिटेड लोगों को ठीक। परसुएड कर पाएगा, यानी ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच बहुत अदब अली clear साहब, किया, बहुत thank you शुक्रिया। very much। और जो आपने अल्फाज दे दिए ना कि महंगाई पीछे रह गई है, जज्बात अब आगे आ गए, यही इस वक्त हमें नजर आ रहा है। खैर जो भी होने वाला है वो इलेक्शंस में होने वाला है। खैर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल बातें हुई हैं वहाँ काफी, लेकिन कुछ खबरें और भी हमारे पास बहुत जरूरी है। रमजान में इतना कुछ हम पहले सोच रहे थे कि रमजान कैसे गुजरेगा, रमजान पता भी नहीं चला आपको, दूसरा अशरा शुरू होने वाला है और हम दूसरे अशरे की तरफ बढ़ते रहे। और कराची में रमजान में जिस तरीके से हम हमेशा देखते थे ट्रैफिक के हालात जो हैं वो सफर करते थे, लेकिन इस बार शाहजेब हमें बहुत ज्यादा जो है वो तब्दीलियां नजर आई। बिल्कुल हिकमत अमली तब्दील की गई है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ दफातर में एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से फयाज यूनुस से। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में हम देखते हैं कि अमूमन शाम के टाइम जो है कराची के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को ये शिकायत होती है कि ट्रैफिक जैम हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने अब इसकी तमाम तर मॉनिटरिंग जो है डिजिटल सिस्टम और CCTV कैमरों के थ्रू जो है अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी है। यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद होती है जो शहर भर में लगे तमाम तर कैमरों को मॉनिटर कर रही होती है। अगर किसी भी जगह ट्रैफिक जाम होता है तो फौरी तौर पर यहाँ से कंट्रोल से जो मुतलका SO हैं या DSP हैं उनको आगाह किया जाता है और उस मकाम की ट्रैफिक क्लियर की जाती है। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि जो आखिरी अशरा है उसमें लोग बड़ी तादाद में कराची के शहरी जो है शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं और तरावियों का अख्ताम हो रहा होता है, तो मुख्तलिफ मकामात पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक जाम होता है। इस वक्त हमारे साथ DIG ट्रैफिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस क्या सूरत हाल होगी। अहमद नवाज चीमा साहब, किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को और शहर में कितने कैमरों से मॉनिटर करें आप? जी, इस वक्त जो रमज़ान के मुतालिक हमारा प्लान है वो ये है कि हमने तकरीबन 850 के करीब एहलकार अपने दफातर से और दीगर ड्यूटियों से स्पेयर करके और स्पेसिफ़िकली रमज़ान के अंदर एक शिफ्ट बनाई है जो कि शाम के वक्त और शाम से लेकर रात जो शॉपिंग सेंटर्स के बाहर रश होता है या तरावी के लिए रश होता है या दीगर इज्तिमा होते हैं उनके ऊपर मखसूस होगी। हमारा मकसद ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जो कि बहुत ज़्यादा रात को लोगों का बाज़ारों की तरफ रुख होता है और उसमें फैमिलीज़ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लोग थके हुए दिन के भी होते हैं और रात को फिर जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उनको ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस दफ़ा उनके वो मसाइल कम से कम किए जाएँ। अच्छा, ये गूगल मैप आपके पीछे लगा है, इस पर किस तरीके से आप देख रहे हैं और इससे क्या पता चलता है आपको? ये इस तरह से है कि हम 2-3 तरीक़ों से इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करते हैं। उसमें एक गूगल मैप भी है और ये कैमरे तो आप भी देख ही रहे हैं। इसके अंदर जहां हमारा कैमरा नहीं होता वहां हम जो है वो गूगल मैप के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि कहां जो है वो ट्रैफिक का रश बढ़ रहा है, तो फिर उस तरफ से फिर हम उस तरफ के यहाँ उसके नियरर कैमरे जो है वो ऑन करके उसको देखते हैं या उसके अलावा उस मुतलका जो बीट है जिसका एरिया है उनको हम मैसेज करते हैं, वायरलेस के ज़रिए मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और उनके साथ अप्रोच करके उनको गाइड करते हैं कि यहाँ से इस तरफ आप ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें या फ्लो को यहाँ पीछे रोक दें। ये सारे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के हमारे तरीके होते हैं उसको हम इस इलेक्ट्रॉनिक आलात से उनकी मदद से और बेहतर करते हैं। क्या मैसेज देंगे रमज़ान मुबारक में शहरियों को और अपने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को, और जिन एहलकारों की अगर किसी शहरी को शिकायत हो तो वो किस तरीके से आपसे या आला हुकाम को शिकायत कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त हमने पहली तो जो अगर हम ये कहें कि आवाम से हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो जब ख़ुद रोज़े से हैं तो वो ये भी एहसास करें कि बाकी लोग भी रोज़े से हैं। अगर उनको रोज़े की तंगी है तो यहाँ सख्ती वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसी तरह हमारा ट्रैफिक एहलकार जो चौक पे खड़ा हुआ है वो उनसे ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है और वो उनसे ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहा है, तो उसकी नौकरी को सहल
बिल बनाएं, कानून पे अमल दरामद करें, फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। उससे ना सिर्फ वो खुद घर जल्दी पहुंच सकेंगे बल्कि दीगर कई लोगों के लिए सवाब का बाइस बनेंगे कि उनको सहूलत दे के अपने लिए भी सवाब। बिल्कुल ऐसा ही फयाज, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल कह रहे हैं कि ये मौसम की सख्ती हो, रोजा हो, वो उनके लिए भी है जो पुलिस एहलकार सड़क पे खड़े हैं और आपके लिए ड्यूटी दे रहे हैं, और वो आपके लिए भी है। तो आप लोगों को उनका ख्याल करना चाहिए, और वो तो ऑलरेडी आपका ख्याल रख ही रहे हैं आपको तमाम लॉज पर इम्प्लीमेंट करा के। और हम दोनों की तरफ से थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। वक्त के बाद रहिएगा हमारे साथ। सुसुर पाकिस्तान में शाजिब माया कर रहे हैं आपका इंतजार। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। जो हमारी जनाब हमारी स्टॉक एक्सचेंज का जो हाल है वो क्या उतार चढ़ाव का जो सामने, क्या हाल है आज आप बताएं, क्या हाल है हमारे स्टॉक मार्केट? मैं क्या बता सकती हूँ बॉस, मैं तो खुद सीख रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन साथ साथ अगर कारोबारी हफ्ते, क्योंकि हम फ्राइडे का जिक्र करेंगे, आज की मार्केट तो अभी ओपन हुई है, उसके बाद पता लगेगा, लेकिन कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में जो तेजी है वो रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स इजाफे से 44,000 की सतह अबूर कर गया वो। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? मंडे आ चुका है, 10 बजे मार्केट खुलेगी, अभी ऑब्वियसली सॉफ्ट लॉन्च होगी, थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा मार्केट का, और उसकी अपडेट आपको हम इंशाल्लाह कल करेंगे। लेकिन आज की सूरत हाल जानने के लिए बिल्कुल शराज अहमद हमारे साथ मौजूद है। शराज बताइएगा, मार्केट ओपन होते ही आज का रुझान क्या है? बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तान में जो सियासी रस्साकशी और अदम इस्तेहकाम की जो फिजा कायम थी, उसकी वजह से जो सरमायाकार थे वो बहुत ज्यादा मोहताज रवैया इख्तियार किए हुए थे, और इसकी वजह से हमने स्टॉक मार्केट में मुसलसल जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा। और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मार्केट में 1000 से ज्यादा पॉइंट की कमी भी एक दिन में रिकॉर्ड की गई थी। और अगर पूरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 707 पॉइंट्स की जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की गई, और 100 इंडेक्स 44,444 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। लेकिन जुम्मे के रोज जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया और इससे हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आए, क्योंकि एक तरफ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका खात्मा होने के जो इम्कानात थे वो कुछ रोशन हुए, दूसरी जानिब स्टेट बैंक की जानिब से भी काफी ज्यादा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए गए। तो जुम्मे के रोज हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मार्केट के इख्तिताम पर 657 पॉइंट्स का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे कबल मुसलसल जो है वो स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा था। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 125 अरब रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के डूब चुके थे, और 7,474 अरब रुपए की सतह पर जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई थी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस अदम इस्तेहकाम की वजह से और सियासी रस्साकशी की वजह से शेयर्स की खरीदारी के बजाय फरोख्त को तरजीह दे रहे थे, और इसी वजह से जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफी ज्यादा मोहतात थे। और हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा खराब रही। ताहम अब तवक्को की जा रही है, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है, आज कुछ सियासी डेवलपमेंट भी होने जा रही हैं, मुल्क में वजीर आजम का इंतखाब होने जा रहा है, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव जो खबरें हमें दिखाई दे रही थी जिसमें तसादुम और क्लैश की सूरत हाल जहां दिखाई दे रही थी उसमें कुछ अब कमी देखने को नजर आ रही है, और स्टॉक ब्रोकर जो है इस चीज की तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो मार्केट में बेहतर होगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल उसमें भी गिरावट देखी गई थी, वो भी उम्मीद की जा रही है बेहतर होगी। जिस तरीके से हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे थे, जाहिर बात है उसका स्टॉक मार्केट में बहुत वो असरअंदाज होती है, और इसी वजह से लोग जो हैं वो खरीदने को तरजीह नहीं दे रहे थे, फरोख्त करने को तरजीह दे रहे थे। शराज अहमद, थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया, और उम्मीद करते हैं कि अब जैसे जैसे कि हम पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस वक्त बना हुआ है अब कुछ उसमें बेहतरी आएगी, कोई नई वजीर आजम आ जाएंगे, कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये हालात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के भी बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आई बिलीव कि किसी भी मुल्क की कामयाबी और नाकामी की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह ये होती है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो सस्टेन करे और स्टेबल हो। अगर साथ साथ स्टेबिलिटी की बात करें, शाज़े बताने के रमजान में आगे पीछे हालात हुए, रमजान में गर्मियां हैं, और गर्मी में होने वाले जिस तरह के आपके फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, एक तो रोजा अलग है, गर्मी अलग है, पानी का इंटेक पूरा नहीं हो रहा,
डॉक्टर्स के पास लाइनें लगी हुई हैं डिहाइड्रेशन की, एलर्जीज की, XYZ की। तो क्यों ना हम एक एक्सपर्ट के साथ ही आज बैठकर हम ये सवालात कर लेते हैं कि जनाब गर्मी में जो कमी हो जाती है पानी पीने की, साथ में एलर्जीज हिट कर रही हैं, मौसम एकदम से तब्दील हो, कभी गर्म हो रहा है कभी ठंडा हो रहा है, अनडिसाइसिवनेस हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में ठीक हो गई है और उधर भी है। डिहाइड्रेशन के साथ साथ जाहिर है क्योंकि रोजा भी होता है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि आपका जो गला है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, और जब गला खुश्क होता है तो उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी खराश बढ़ जाती है। तो इस पूरी सूरत हाल को हमने जानना है कि क्या करना चाहिए रोजे में, खासतौर पर सहरी में हम क्या बताएं क्या करना चाहिए, इंटेक बढ़ाएं और क्या करें। तो यही जानने के लिए तफसीली बात करने के लिए आज हमारे शो में ज्वाइन किया जनरल फिजिशियन डॉक्टर उज़मा हमीद साहब ने। डॉक्टर साहब आप खुशामदीद। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप उठकर आई हमारे शो के लिए, सो स्वीट ऑफ यू। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक तो गर्मी, ऊपर से रोजे, तो हमें सहरी में क्या करना चाहिए कि हम डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो और हाइड्रेटेड रहें पूरा दिन, और एटलीस्ट ये जो खासतौर पर आजकल की गर्मी है इसमें थोड़ी सी हमारे अंदर कोई बेहतरी रहे, इतनी प्रॉब्लम ना बने रोजे में खासतौर पर। जी सहरी में तो ये है कि कोशिश करें कि हम पराठे वगैरह से बेहतर है कि जो रोटी होती है सादा वो खाएं, बहुत मिर्च मसाले वाला सालन ना खाएं क्योंकि उससे प्यास लगती है। बहुत ज़्यादा मीठा सहरी में ना लें क्योंकि वो भी हमें प्यास की और शिद्दत बढ़ाता है। इसी तरह नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि वो भी आपका फिर जब यूरिन ज़्यादा पास होगा उसके थ्रू भी आपके जो नमकियात है वो जिस्म से निकलेगी। आप दही ले लें, आप कच्ची लस्सी ले सकते हैं, ठीक है। चाय, कैफिनेटेड ड्रिंक्स को भी जरा अवॉइड करें। अगर बहुत ज्यादा चाय को अवॉइड करें, हमारी तो कोशिश होती है शहर में चाय पी रहे होते हैं, उसमें ये होता है जिनको एक एडिक्शन होती है चाय की, उनके बगैर तो रहा ही नहीं जाता। तो कोशिश करें बस हाफ मग ले लें, मतलब उसमें कैफीन होती है तो अगेन वो यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। एकदम पानी ना पिए, वो पानी कोशिश करें जब खाना खा रहे हो उस दरमियान आप पानी पीते जाएं। राइट, एकदम से आपने जो पानी पिया वो फिर एकदम से पेट फूल जाएगा, भर के पानी पी लेते हैं एकदम से। और सबसे बेस्ट टाइम ये होता है कि आप रोजे से लेके जो सहरी तक का टाइम है ना उसमें आप अपना टाइम डिवाइड करें, उसमें आप हर आधे घंटे में आधा गिलास एक गिलास हम करते हैं कि अफ्तारी पीते हैं, उसका बहुत बड़ा गैप आ जाता है, फिर सहरी के टाइम पे हम जो है ना बड़ा जग कोशिश कर रहे हैं। बीच में एक और भी हरकत होती है, उसमें बीच में ना जब आप मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं तो आपको आधे घंटे बाद ख्याल आता है ओ माय गॉड मैं तो चाट खाई नहीं थी, छोले तो रह गए थे, मैंने वो तो चखा ही नहीं था, तो वो जरूर खाए थे। जबकि मेरा अगला सवाल इसी पे बेसिस है डॉक्टर साहबा के सहरी और अफ्तार में क्या चीज बढ़ानी, आपने कहा कि दही का इंटेक कर दे, इसके अलावा कोई और चीज जिसमें आप कोई ट्रिक, क्योंकि आपने इस तरह बोला ना तो मुझे एक लग रहा था बैकग्राउंड में एक आवाज आई है लोगों के अरमान टूटने की कि रोटी भी वो कह रही है कम करो, नमक भी कह रही है कम करो, कैफीन भी लोग कह रहे हम करें क्या, आवाज आई मुझे लोगों की ना पराठा भी ना खाओ, तो करें क्या आप? अच्छा देखिए पराठा वगैरह हम खाते हैं ना, आप खुद नोट करें कि एक एसिडिटी होती है। अगर हम सिंपल रोटी लेंगे और उसके साथ कोई सालन ले लें, मिर्च मसाला कम कर दें, खाना आप नहीं लेकिन मिर्च मसाला कम करना है। अच्छा इसके साथ साथ जैसे हम कह रहे हैं कि अफ्तार के बाद नमकियात की कमी हो जाती है क्योंकि गर्मी भी है, तो आप एक ORS पी सकते हैं या आप नींबू पानी ले सकते हैं, सिकंजवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसके कि हम जो और जो बेसिकली शक्कर वाले मशरूबात लेते हैं उससे बेहतर है कि आप वो कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा एक और ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम मुख्तलिफ ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके ख्याल में बेहतर क्या है, अफ्तार के वक्त भी हमें किन जो है वो मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सेहत के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए बेहतर है? देखिए सबसे अच्छा होता है अफ्तार, एक तो खजूर से हमने अफ्तार किया, स्मूदी बड़ी अच्छी होती है, स्मूदी एक तो आपको सारे न्यूट्रिशन भी मिल गए, ठीक है। आप उसके पास सादा पानी ले सकते हैं या आप उसमें सिकंजवीन हो गया या मिंट लेमनेड जैसे होता है वो बना सकते हैं। सबसे बेस्ट यही है, कोशिश करें कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना इसको अवॉइड करें। और आजकल तो तरबूज है मार्केट में, सीजनल फ्रूट है, खरबूजा है जिसमें आपको फुल पानी की फ्लूइड की मिकदार मिल जाती है। हम शेक्स जो है स्मूदीज की बात करें, सर शेक्स में या स्मूदीज में सर मैंने ओवर द वीकेंड में तो मैं रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज हेल्दी जरूर बनाती हूँ कि वो एक हेल्थ का इंटेक जरूर है दस्तरखान पे ना। तो वो जैसे कि आई मेड यूजुअली मैं डाइट को ही फॉलो करी हूँ तो मैं दही और स्ट्रॉबेरी का शेक बना लेती हूँ, ठीक है इस तरह के, क्योंकि स्ट्रॉबेरी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, हम भी हमेशा रोज नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन हाँ कभी कभी बना लेते हैं। उस सूरत हाल में क्या हमें वो जो जिसको कहते हैं दूध और अपना पानी और जो दही का जो कच्ची लस्सी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप वो बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो खजूर का शरबत बना सकते हैं या आप केले का शेक बना सकते हैं। अच्छा एक चीज चीकू शेक भी है, चीकू शेक बना सकते हैं। कोशिश करें कि बहुत सारे फ्रूट्स एकदम फ्रूट चाट में ना डालें, एक दो का कॉम्बिनेशन रखें, क्योंकि क्या होता है एकदम आप फ्रक्टोज लेते हैं ना आपका ब्लड शुगर जो है वो शूट करता है। ठीक है डॉक्टर साहब एक और
सवाल आपसे करना चाहती हूँ, सिंस यूर मेडिकल, ऑब्वियसली आप एक जनरल फिजिशियन भी हैं, मैं मुझे चैलेंज आता है विटामिन्स लेने में। मैं अपनी विटामिन्स नहीं ले पाती हूँ जितनी मुझे लेनी होती हैं। मैं अपना मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, मैग्नीशियम लेती हूँ, मैं अपना सी लेती हूँ, बिरोका जिसमें ऑब्वियसली सारी मिक्स विटामिन्स होती है। मुझे बहुत बड़ा चैलेंज आता है। एकदम से आपने कहा, शाहजेब ने कहा हम पानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, पेट भर जाता है। एक दो इक्का दुक्का ले ली तो ले ली, बाकी जो है ना सफर कर रही हैं। हाउ टू मैनेज दैट स्केड्यूल? आप सप्लीमेंट्स की बात करें, देखिए सप्लीमेंट से बेहतर ही आपने कहा स्ट्रॉबेरी ले लेती हैं, आपका विटामिन सी तो उसमें चला गया। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से हम कोई जैसे कोई वेजिटेबल बना रहे हैं, उसमें कैरेट चली गई, विटामिन ए आपका जा रहा है। ठीक है। दूध दही के अंदर जो है वो विटामिन डी भी होता है। अगर आप एग का इस्तेमाल करें कोई सैंडविचेस में, विटामिन डी जा रहा है। और अगर आपको सप्लीमेंट लेनी है तो आप अफ्तार के आधे एक घंटे के बाद ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप अपना इस तरह से टाइम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर हम इन्हीं के साथ, पालक में हमारा आयरन चला गया, ठीक है, आलू के अंदर हमारे पास स्टार्च होता है, मतलब डिफरेंट हम अपने पोर्शंस कंट्रोल, अगर हम कोई मीट का रखते हैं तो प्रोटीन चला गया। आप अपनी डाइट को इस तरह से बैलेंस करें कि आप हर पोर्शन को लें। थोड़ा बहुत ऑयल भी जरूरी है हमारे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑयललेस कर दिया आपने ऑयल भी डालना है, लेकिन ये नहीं कि बहुत डीप फ्राई हो। पकौड़ों से गुरेज करें, हफ्ते में एक आध दफा वो भी शैलो फ्राई खा सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये कि बहुत ज्यादा डीप फ्राई को जरा अवॉइड करें। लेकिन ओवरऑल मुझे समझ आएगी ना, खासतौर पे जो हाइड्रेशन के बारे में हम समझ रहे हैं, वो यही ऑप्शन है कि आप अफ्तार से लेके सहर तक आप वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। और कोई पॉसिबिलिटी? और ORS है, जैसे आपने कहा ना, अगर ORS आप बना के ले सकते हैं, लेकिन जो हाइपरटेंसिव हैं या जो डायबिटीज है, जिनको वो शिकंजबीन घर में बना के ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैं बड़ा कहती शाहजेब थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना पीते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, वरना स्किन हमारी देखें कितनी खराब हो जाती है। तो गर्मी है, ऊपर से हम ऑब्वियसली सहरी के बाद हम सोते नहीं है, हम लोग उठते हैं, अपने काम पर आते हैं, फिर बाय द टाइम हम घर पहुंचते हैं जोहर का टाइम हो जाता है, फिर हम दोपहर में 1-2 घंटे की नींद होती है, फिर असर का टाइम हो जाता है। तो उसमें जो है हमारी बॉडी थक भी रही है, हमें रेस्ट भी नहीं मिल रहा, और जो पानी हमारे अंदर होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। आपने शुरू में बात की थी डॉक्टर साहबा के पराठा खाने से एसिडिटी हो जाती है। लेट्स फॉर इंस्टेंस जो लोग पराठा नहीं भी खा रहे अफ्तार में, लेकिन नॉर्मल अफ्तार अगर पकौड़ा चौकड़ा खाते हैं, उनको एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है, उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए एसिडिटी सबसे पहले तो वो ऑयली और स्पाइसी फूड को कम करें, ठीक है, क्योंकि उसी वजह से हो रही है। खाने के अफ्तार करने के बाद आपने लेटना नहीं। हमारा क्या होता है, हमने खाया पिया और हम लेट गए। जब लेटते हैं ना तो हम उसके बाद क्या होता है, हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। आपने इन चीजों का ख्याल रखना है और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी को जरूर करें। नमाज के बाद गिरे होते हैं? नहीं, हाँ, 2 घंटे के बाद ना, आपने रोजा अफ्तार किया, 2 घंटे बाद गिरे, मगरिब की नमाज के बाद ना गिर जाया करें, 2 घंटे बाद 2 घंटे के बाद मतलब एक्सरसाइज करें हल्की फुल्की, या आपने रोजा अफ्तार करने से 15-20 मिनट पहले हल्की फुल्की, ऐसे नहीं कि आप खुद ही इतनी एक्सरसाइज आपने हैवी कर ली कि आप बेहोश हो गई, वहां पे आपको खजूर आ रही है जहाँ पे आप लेटे हैं। तो मतलब ऐसा करना है कि आपने 15-20 मिनट का हल्की फुल्की, कि आपकी एक अच्छा मेटाबॉलिक जो आपका सिस्टम है वो थोड़ा सा एक्टिव रहे। राइट, ये सही है। तो इसका मतलब है कि आपको अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिव रखने के लिए एकदम से ना बेहोश हो जाएं कि बस अभी अफ्तार मिलेगा और आधे घंटे बाद नहीं मिलेगा। उस सूरत में मेरी वाली प्रैक्टिस अगर अच्छी लगी, मैं अपने प्लेट बना के रख देती हूँ, अपना रोजा खोल के नमाज पढ़ के, एंड देन जो है पोर्शंस में भी खा सकते हैं। एकदम आप ना खाएं, क्योंकि आपका दिन भर आपने रेस्ट दिया हुआ होता है गट को, और हम एकदम से खा लेते हैं ना तो वो फिर डिस्टर्ब। अच्छा, लोग करते भी हैं कि खासतौर पर सहर के टाइम बहुत ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी की वजह से ज़्यादा कुछ होती, ठंडा पानी पिया जाए, ठंडा पानी आपसे ज्यादा नहीं पिया जाता। क्या ये भी वजह है कि फिर ज़ाहिर है अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं आप लोग, और पानी रूम टेम्परेचर का या गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे बेहतर तो ये रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है, सबसे बेहतर रूम टेम्परेचर। लेकिन ठंडा पानी ना गले में भी इरिटेशन होती है, जैसे मुझे भी थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, वही गर्मी की वजह से। आपको बताओ, हमारे फोटोग्राफर जलील साहब कहते हैं कि वो ना आप जब हमारे रोजा नहीं थे ना, तो आप पानी पिए, आप लोगों का जो है ना बाकायदा ये एरिया कहते हैं आप लोगों को ड्राई आ रहा होता है, पहले आप उसको पानी पिए, फिर तस्वीरें जो है ना रिलैक्स मसल्स हो जाएंगे। अब रोजे में हम लोगों के ऐसे हम स्टिफ आते हैं बिल्कुल कि वो। तो आप वो फोटोग्राफर हमें कह सकते हैं कि हम पानी पिए? अब नहीं कह सकता, आप तो मुक्का मार देंगे मगर अब ऐसे कहना सबसे बेहतर तो ये रूम टेम्परेचर वाला है। और नीम गर्म भी अच्छा है, शहरी में जैसे उठते हैं ना, मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए आप नीम गर्म पानी ले सकते हैं। क्या बात की आपने, अभी हमारे कंट्रोल रूम से यही सवाल आया कि अफ्तार में नीम ले सकते हैं। देखिए आपके अपने ऊपर है ना, आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। आप नीम गर्म पानी से, नीम गर्म से मुराद उसमें हल्का लेमन और शहद भी डाल लें, ये भी बड़ा अच्छा एक आपको एक एनर्जी ड्रिंक है आपके लिए, उसमें मिंट भी डाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आपके सीजन में सबसे ज्यादा किस चीज के पेशेंट्स आप देख रही हैं? एलर्जीज के देख रही हैं, डिहाइड्रेशन के देख रही हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम के देख रही हैं? सबसे ज्यादा क्या पेशेंट्स? अभी तो इस दौरान जो है वो ज्यादा इंडाइजेशन के पेशेंट ज्यादा हैं, क्योंकि वही अगेन जो हमारी डाइट है वो पकौड़ों समोसे, मतलब हम समझते हैं रमजान से पकौड़ों समोसों के लिए। तो आप क्या कहती हैं पकौड़े समोसे जब आते हो कहती हैं, तो आप पहला सवाल कहती होंगी? पता है इसमें क्या होता है, फिर हमें उनको रोजे से
क्विट करवाना पड़ते हैं, जो कि ये अच्छी चीज नहीं है ना। जिस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं, मैं तो ये सबको एडवाइज ये करती हूँ, सिंपल खाना खाएं। आप हफ्ते में एक आध दिन रख लें जिसमें आप थोड़ा सा कर सकें, उसमें भी कोशिश करें बहुत ज्यादा फ्राई आइटम यूज ना करें। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे रोजा खुल रहा है, तो आप सिंपल जो खाना बन रहा था आप वही खाएं। एक तो ये कि इतना देर जो किचन में बेचारी खवातीन खड़ी रहती हैं, वो भी डिहाइड्रेशन का कॉज है कि इतने 2-3 घंटे वो बना रही हैं, तो वो भी एक डिहाइड्रेशन का एक कॉज है ना। तो आपने इफ्तार में हम फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर लें, गैप देते हैं, फिर खाना खाने, नमाज पढ़ के आप सबसे बेहतरीन ये है। और जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप खाना खाएं और उसके बाद बीच बीच में पानी कोई ड्रिंक्स लेते रहें, उसके बाद आप सहरी करें। तो सब बड़ी एक अच्छी रूटीन है। बीच में तो मुझे इतनी प्यास लग रही थी, पानी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली नहीं लगता, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा जो है ना वो डाल लिया, चिया सीड्स डाल लिया और थोड़ा सा मैं शुगर फ्री मलंगा बड़ा अच्छा है, मलंगा बना लिया, वो बड़ा तासीर अच्छी होती है। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, वाज लवली मीटिंग यू। और इंशाल्लाह फिर आइएगा, और इंशाल्लाह अभी हमें वक्त का जरा हमारे पास लिमिटेड है, तो शाज़िब प्लीज आप ब्रेक लें। नहीं, आप भी ले सकती हैं ब्रेक, आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, कुछ और मौज़ूआत हैं इस पर बात करनी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और प्रोग्राम में आगे बढ़कर अब हम जिक्र करेंगे अल खिदमत फाउंडेशन का। इस रमज़ान ख़ास तौर पर आप मजबूरों के लिए, ख़ास तौर पर जो इस तरह के लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, वो कोशिश करें उन तमाम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन साथ साथ हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी NGOs भी दिखाते हैं और उस हवाले से अपडेट भी करते हैं कि कितनी ऐसी NGOs हैं जो पाकिस्तान में बेहद इंसानियत के लिए काम कर रही हैं, गरीबों के लिए काम कर रही हैं, साथ में इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। और वो साथ में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कैंप्स कायम किए जाते हैं, चाहे कोई नेशनल कैलामिटी हो उसमें वो पेश नज़र आते हैं। हम आज जिक्र कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन का। अल खिदमत हर दौर में, हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी रही है और खिदमत के लिए हमेशा पेश रही है। माया, हमने हमेशा देखा है अल खिदमत फाउंडेशन के जो एहलकार हैं वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर नजर आते हैं, लोगों की मदद करते नजर आते हैं, खासतौर पर रमजान में बड़े एक्टिव नजर आते हैं। इसलिए हमारी आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि रमजान मुबारक में ज़कात, अतियात और फितरा जो है वो आप अल खिदमत को दें और दिल खोल कर दें। लेकिन किस तरीके से दिया जा सकता है इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन ना भूलिएगा सर कि रमजान में हर अच्छे काम का आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाना चाहते हैं, इस बाबरकत महीने की फजाइल और रहमतों को समेटना चाहते हैं, तो आपने अपने ज्यादा से ज्यादा अतियात और सदक़ात जो हैं वो इस तरह की NGOs को जरूर देने, अपने फर्ज की अदायगी कीजिए, इस तरह कीजिए। तो आज नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं शो में, उनसे हम बात करेंगे। मुश्ताक साहब को खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो बताइएगा अल खिदमत फाउंडेशन कब कायम हुई? क्योंकि हम देखते रहते हैं आप लोगों के जो एहलकार हैं वो यकीनी तौर पर इंसानियत की वाकई खिदमत कर रहे हैं। जरा बताइएगा इस वक्त मुल्क में कहाँ कहाँ अल खिदमत फाउंडेशन के सेंटर्स कायम किए गए हैं, कहाँ कहाँ खिदमात सरअंजाम दी जा रही हैं आप लोगों के एहलकारों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसासत से जो कि हमारी बात बहुत दूर तक पहुँच जाती है, और ये भी आपका एक तरह से कंट्रीब्यूशन है। 92 एक बहुत ही मशहूर मरूफ चैनल है और ख़ास तौर पर इसके मजहबी प्रोग्राम मैं बहुत पसंदीदा से देखता हूँ। आपने जो बात की उसका जवाब मुख्तसर ये है कि अल खिदमत फाउंडेशन का बाकायदा आगाज़ रजिस्ट्रेशन जो है 1990 में हुई, यानी आज से 32 साल पहले ये काम हमने शुरू किया। इस वक्त पाकिस्तान भर में हमारे कोई 150 के करीब दफातर हैं, तकरीबन हर बड़े ज़िली सदर मुकाम पर, बड़ी तहसीलों पर इसके दफातर मौजूद हैं। इसके अलावा हम 7 बड़े एरियाज़ के अंदर काम करते हैं, जिसमें डिज़ास्टर्स भी है, पानी के सिस्टम भी हैं, तालीम भी है। अगर अलगर्ज के तमाम जो शोबा है ज़िंदगी हैं उन सब के ऊपर हमारा काम जारी है। और इस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान के अलावा अमेरिका में भी, यूरोप में भी और जापान में भी हमने अपने ऑफिस कायम कर रखे हैं। कई जगह रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम। आप इस हमारे काम का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इस वक्त ऑन एवरेज को 20,000 से ज़ायद जो है ना वो वॉलंटियर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ अटैच हैं। 6,000 से ज़ायद वो लोग हैं जो अल खिदमत फाउंडेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और ऑफिस में मुस्तकिल तौर पर काम करते हैं। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान के लोगों ने और अहले खैर ने हमें 9 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम हमारे हवाले की, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे लेकर एक पुल का किरदार अदा करते हुए ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया है। अल्लाह का बेहद करम और शुक्र है उसका कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी, और पाकिस्तान के लोगों को जब भी हमने कोई अपील की तो उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लिया। अभी रमज़ान में हम आगोश के नाम से यतीमों के लिए काम कर रहे हैं और इसी तरह से राशन का काम कर रहे हैं। जी, मेरा अगला बहुत सवाल बड़े ऐसे ही था डॉक्टर साहब, यतीमों के हवाले से कि जिस तरीके से अलखिदमत कर रहा है यतीम बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो कैसे यतीम बच्चों की तरफ आप लोगों का ध्यान गया, फोकस गया, और क्या ख्याल आया जो यतीम बच्चों की तरफ जो है वो आप लोगों ने बहुत शुक्रिया जी। दर हकीकत जो यतीम की कफ़ालत का तसव्वुर है वो तो आग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस से मिलता है। अगर आप कुरान पाक को देखें तो वहाँ भी 25 मरतबा से ज़ायद जो है वो यतीम बच्चे की कफ़ालत के मतलब हमें हुक्म दिया गया है। और फिर वही एक यतीम की कफ़ालत के मतलब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी सुनाई कि उनका जो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि जो यतीम की कफ़ालत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होगा। तो यकीनी तौर पर हर माशरे में और ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरे में यतीम की कफ़ालत का तो तसव्वुर हमेशा ही रहा है, लेकिन ये गैर मुनज़्ज़म सा था, शायद बहुत कम मुनज़्ज़म होगा, तो हमने इसे एक मुनज़्ज़म तरीके से करना शुरू किया। तो सबसे पहले 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया कश्मीर में तो हमने पहला आगोश बनाया अटक के अंदर, जहाँ पर यतीम बच्चों को हमने रखा। अब वो आगोश जो है वो 18 बन चुके हैं और 18 के करीब ही वो ज़ेर तामीर हैं या अपनाने के फ़ेज़ में हैं। और इसी तरह से उसके लिए हमने शामी मुहाजिरीन के लिए तुर्की के अंदर भी कायम किया। लेकिन जो ये हमारा फैमिली स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, ऑर्फन फैमिली स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ये 2011-12 के अंदर कायदा शुरू हुआ। ये हुआ कि हम बहुत सारे बच्चों को आगोश में तो नहीं रख सकते, बड़ी थोड़ी तादाद होगी, तो क्यों ना उन बच्चों को जो अपने घरों में रहते हैं, वालदा के साथ या फैमिली के साथ रहते हैं, उनकी कफ़ालत उनके घरों पर की जाए। तो इसलिए हमने इसे फैमिली ऑर्फन फैमिली स्पोर्ट्स प्रोग्राम का नाम दिया और इसको बहुत ही पज़ीराई मिली, बहुत ही लोगों ने इसे पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 18,000 से ज़ायद बच्चे अपने घरों में रह रहे हैं जिनकी कफ़ालत अल-खिदमत फाउंडेशन कर रही है। उसके लिए हम क्लस्टर बनाते हैं, तो जो बच्चे की 4 बुनियादी ज़रूरियात है वो हम पूरी करते हैं। उसकी तालीम वो पढ़ना चाहे हम उसको स्कूल को फॉलोअप करते हैं, उसका रिज़ल्ट भी लेते हैं। उसके लिए खाने पीने की हम उसकी वालदा को 2700 रुपये पर मंथ जो है ना उसकी वालदा के हवाले करते हैं। इसी तरह से महीने में एक मरतबा उसे बुलाकर उसको साइकोलॉजिकली मोटिवेट करते हैं और साल में एक आध मरतबा उनका मेडिकल टेस्ट करते हैं। तो चारों खूबी, चारों ज़रूरतें हम उसकी पूरी करते हैं। और हम उन बच्चों को बाहिम्मत बच्चे कहते हैं और उनकी माओं को बाहिम्मत माएँ कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारा टारगेट है कि हम इस साल कम से कम 25,000 बच्चों की कफ़ालत कर पाएँ। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कोई 42 लाख से ज़्यादा यतीम बच्चे हैं, यानी 2% आबादी हैं। तो हमने तो अभी 18,000 किए हैं, शायद और लोगों ने भी बहुत सारे काम कर लिए हों, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है यतीम बच्चों। जी, एक बहुत बड़ी तादाद है यतीम बच्चों की। डॉक्टर साहब साथ में जी अगर बड़ा अहम सवाल आपकी बात से याद आया कि अगर कोई शख्स या कोई फैमिली या कोई लोग जो हैं वो इस तरह से बच्चे को सपोर्ट करना चाहें, कफालत करना चाहें, क्या उसका कोई तरीका है, क्या उसका कोई जरिया है कि वो अगर वो बन सके वसीला? जी बिल्कुल बन सके जी। हमारा टोटल ये सिस्टम कंप्यूटराइज है। 18,000 बच्चों का डेटा हमारे पास मौजूद है और जो बच्चे और अडॉप्ट होने वाले रहते हैं या स्पॉन्सरशिप मांगते हैं तो उनकी लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। फ़र्ज़ करें आप ही एक बच्चे की कफ़ालत करना चाहें तो आप हमारे किसी भी ऑफिस से रब्ता कायम करें या बराह रास्त हमारे वो 54,000 रुपीज़ जो है ना वो बच्चे के कफ़ालत के लिए आप जमा करवा दें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बच्चे का नाम भी, उसका पता भी और उसकी सालाना रिपोर्ट भी आपको देते रहेंगे कि हमने इस बच्चे को स्पॉन्सर किया आपके पैसों से, ये बच्चा फ़लाँ जगह पढ़ रहा है और इसकी ये पूरा का पूरा डेटा भी आपको देंगे। और अगले साल जब उसका रिन्यूअल का वक्त आएगा तो आपको याद भी कराएंगे कि अब इसको रिन्यूअल का वक्त आ गया। 4500 रुपये पर मंथ है जी, 150 रुपये रोज़ाना का है। ये आम बच्चे की पॉकेट मनी से भी कम रकम है और 54,000 पर मंथ है पर मंथ। 45 कफ़ालत यतामा प्रोग्राम क्या है, इस हवाले से भी सर बताइएगा थोड़ा सा। कफ़ालत यतामा सर ये है कि हम वो बच्चे जो अपने घरों में रहते हैं, अपने माँ के साथ रहते हैं या अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो हम उनकी कफ़ालत करते हैं।
कफ़ालत से मुराद यह है कि भी हम उनकी माली ज़रूरियात, उनकी तालीमी ज़रूरियात, उनकी ज़हनी ज़रूरियात, जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने का एक मुकम्मल हमने एक बंदोबस्त किया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें आपको कुछ यतीम बच्चा चाहिए और आप उसकी कफ़ालत करना चाहें तो शायद बहुत मुश्किल है कि आप पैसे तो दे सकते हैं लेकिन उसके लिए वक्त निकालना ये मुमकिन नहीं होता बाज़ औक़ात। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप सिर्फ पैसे देते हैं और बाकी सारे काम हमारी ज़िम्मेदारी होते हैं और हम आप उसकी रिपोर्ट भी देते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में कफ़ालत इज्तिमा के प्रोग्राम जो है ना वो इस पाकिस्तान में पूरे का पूरा हम ये आगोश होम्स क्या है उसके हवाले से ज़रा सा हमें। हाँ जी, आगोश होम का आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसे ऑर्फनेज कह लें, हम यतीम खाना तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, तो हमने इसे आगोश किया कि हम अपनी गोद में इस बच्चे को लेते हैं। जो बच्चे बाज़ का फैमिली ऐसी होते हैं जो बच्चा फैमिली में बाज़ का वो माँ ने दूसरी शादी कर ली, कोई और मसाइल हो गए तो बच्चा अपने घर में रहना मुश्किल हो जाता है, तो हम उन बच्चों को अपने पास लेते हैं। इस वक्त हमने 18 आगोश जो है वो बना रखे हैं। पहला आगोश जैसे मैंने अटक में कहा था बनाए, अभी आखिरी आगोश जिसका इफ्तिताह हुआ है वो हाला सिंध में हुआ है, अभी हम राशिदाबाद में बनाने जा रहे हैं। तो 18 के करीब अभी प्लानिंग फ़ेज़ में हैं, तो हम ये 18 उन बच्चों को अपने पास लेकर आते हैं और उन 18 में से फिर हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ना वो मरी में बनाया कि इन हज़ारों बच्चों में से जो बहुत ही ब्राइट बच्चे हैं उनको लेकर एक बहुत अच्छे तरीके से उनकी परवरिश की जाए। उनके लिए हमने मरी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया। तो ये आगोश इनफैक्ट ये है कि भी आप उन बच्चों को अपनी गोद में लेते हैं और उनको उसी तरीके से प्यार मोहब्बत देते हैं जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं। उनके खाने पीने का स्टैंडर्ड भी वही है जो हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक अच्छे घराने के बच्चों के लिए हो सकता है। उनकी तालीम का बंदोबस्त भी, उनकी सलाहियतों में इजाफा भी, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अब हम उसमें ये भी करने वाले हैं कि जो बच्चा हमारे आगोश में रहेगा उसको पहले दिन से हम कोई ना कोई स्किल सिखा देंगे कि भी FA करने के बाद भी और जब भी वो थोड़ा सा जवान हो तो उसके हाथ में कुछ स्किल हो जो वो अपनी स्किल इस्तेमाल करके अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त भी कर ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। यानी कि डॉक्टर साहब इस तरह पे आप कर रहे हैं। अब ज़रा साथ साथ ये बता दीजिएगा कि अगर कोई अपनी ज़कात और अतियात आपको भेजना चाहता है पाकिस्तान या बाहर से तो ज़्यादा रहनुमाई ज़रा कर दीजिएगा कि वो कैसे आप तक जो है रसाई हासिल करें। इसका जी 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ तो बहुत सारे हमारे बैंक्स के नंबर लिखे हुए हैं। आप किसी भी बैंक में जाकर हमारे नाम से आप वहाँ पे पैसे जमा करवा दें, उसकी रसीद जो है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप उसे हमें मैसेज कर दें कि मैंने ये पैसे यतीम के लिए दिए हैं, ये ज़कात के लिए। हम ज़कात का मुकम्मल अकाउंट अलग रखते हैं क्योंकि ज़कात को हम किसी डेवलपमेंट काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पर डोनेशन का लिंक है, तो उसमें आप अपने कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी ये कि आप हमारे किसी दफ्तर में चले जाएँ तो आप हमारे दफ्तर में भी जाकर ये पैसे दे सकते हैं। लेकिन हम ये बात आपको जानकर खुशी होगी कि हम बग़ैर किसी भी अननोन आदमी से कोई पैसे नहीं लेते, भले वो करोड़ हो या लाख हो, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का कानून यह है कि वी शुड नो अवर डोनर एंड डोनी। तो हम अपने डोनर्स का मुकम्मल डेटा जो है ख़ुद भी रखते हैं। अगर बैंक में जमा कराता है तो बैंक रखता है, अगर हमारे पास आता है तो हम उसका पूरे का पूरा डेटा रखते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो सके। तो ये यूनानिमस या अननोन नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना अननोन को देते हैं ना अननोन से लेते हैं। ये दोनों लॉ जो है ये हम अपनी सख्ती से इन पर अमल करते हैं क्योंकि ये दोनों की वायलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अलखिदमत फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके काम में आसानी और बहुत शुक्रिया आप आए और प्रोग्राम का हिस्सा बने और आपने सबको बताया कि किस तरह आप तक लोग पहुंच सकते हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। रमज़ान जब से शुरू हुआ है और हमें मैं कहती हूँ हमें नसीब हुआ है और हम बस अल्लाह पाक हमें सादतमंद रखे कि जिस तरीके से हम जो है महफिल नात जो है और महफिल मिलाद जो है वो सुबह पाकिस्तान में हो जाती है रोज़ रमज़ान के बहाने। ये बस अल्लाह का कहते हैं ना बहुत सारी बरकतों और रहमतों में से हम पर भी एक स्पेशल रहमत है कि हम नात से मुस्तफीद होते हैं और इस तरह के लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं जो ऐसा समा बांधते हैं शाहजेब कि हम फिर शो के बाद ना उसी कैफियत में फिर घर भी जा रहे होते हैं। बड़ी खूबसूरत आवाजें हैं जो छुपी आवाजें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि आपने सामने लेकर आए। तो हम देख रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहा अकीदत पेश करना हमारे लिए भी बाइस फख्र है और जो हमारे साथ तमाम नातख़्वाह मौजूद होते हैं उनके लिए भी बाइस फख्र है। और आज भी हमारे साथ एक नातख़्वाह मौजूद है आयशा अकबर जिन्होंने लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। आयशा, उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? की आवाज़ें तो भाई बहुत ही खूबसूरत होती हैं, मैं तो बिग फैन। बिल्कुल। अच्छा आयशा, सबसे पहले आप हमें कोई नात सुनाना चाहेंगी, कोई कलाम पढ़ना चाहेंगी, फिर हम आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी जी।
मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर्स तरह, कोई बिखरे लड़े जिस तरह, एक कर हमको बहरे सहा, एक कर हमको बहरे सहा, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि लाहौर की आवाज़ की सही फ़ैन है हम लोग, और मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा, बहुत ही प्यारी आवाज़। ये सना खानी आप माशाल्लाह कब से कर रही हैं, ज़रा हमें तो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से पढ़ रही हूँ, जब मैं 6 इयर्स की थी तो तब से नात पाक पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मेरे बाबा नातख़्वां हैं, हमारी फैमिली के सबसे पहले नातख़्वां हैं, तो उनकी विश थी कि मैं भी आगे से उनकी औलाद हूँ, हाँ, तो मैं भी नात पाक पढ़ूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकायदा टीचर से सीखती हूँ। मुल्क मारूफ सना ख़्वान मुस्तफ़ा तौफ़ीक अहमद तौफ़ीक साहिब और हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहिब मेरी टीचर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात, बहुत शुक्रिया। नक्शबंदियों से सीख रही हैं तो आएगा ना, फिर रूहानियत तो आएगी, रूहानियत तो आएगी। क्या बात है माशाल्लाह, माशाल्लाह।
यानी कि आपके वालिद साहब जैसा कि आप बता रही हैं कि वो भी नाते पढ़ते हैं, तो उनकी कौन सी पसंदीदा नात है जो आज आप हमें सुनाना चाहेंगी? फिर हमें वही सुनाइएगा आखिर में भी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। उनके बहुत से कलाम, मुझे तो सब कलाम ही बहुत पसंद है। एक उनका कलाम है सरापा खताओं, बेशक, वो मैं सुनाऊंगी। कलाम तो सारे ही प्यारे हैं, लेकिन जो आज आप हमें सुनाना चाहें। सरापा खताऊं निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहे करम हो, सरापा खता हूँ। हुजूर आपको आपसे मांगता हूँ, हुजूर आपको आपसे मांगता हूँ, फकीर आपका हूँ, फकीर आपका हूँ, निगाहे करम हो, सरापा खता हूँ, निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहे करम हो, सरापा खता हूँ। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मगर मांगता हूँ, मगर मांगता हूँ, निगाहे करम हो। सुबह पाकिस्तान में आज बस इतना ही, लेकिन मजीद अपडेट्स के साथ ऑब्वियसली कल शादी बुरमाया आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, और पॉसिबली कल हमें नए वज़ीर आज़म का ही पता लग सकेगा। बिल्कुल तो ऐसा कल ही। मुलाकात होगी और कल नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।